एडवांस फार्माकोलॉजी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की टॉपिक है। उसमें यूनिट 3 को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, ये सीएनएस से रिलेटेड जितने भी कंडीशन है उसके बारे में इस यूनिट में बात की गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेन के सीएनएस में एक्टिविटी लेवल क्या क्या होते हैं। सबसे एक कंडीशन होता है कोमा, एनेस्थीसिया जिसे भी कहते हैं हम लोग। ये इस समय न्यूरॉन्स में कोई भी एक्शन नहीं होता है। उसके बाद एक कंडीशन होता है सेडेशन या हिप्नोसिस। हम डिटेल में देखेंगे सेडेशन और हिप्नोसिस में क्या डिफरेंस है, जिसमें ब्रेन में थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है। नॉर्मल सी मतलब नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे जहाँ पे हम नॉर्मली एक्ट करते हैं। नॉर्मल सी मतलब थोड़ी बहुत नॉर्मल से थोड़ा एबनॉर्मल है कंडीशन। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी होती है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी। उसके बाद एक्सेसिव फायरिंग स्टेट, मतलब इस समय इंसान का ब्रेन बहुत ज्यादा ही एक्शंस करता है, बहुत ज्यादा ही मूवमेंट करता है, बहुत ज्यादा ही न्यूरॉन्स फायर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स के कंडीशंस, बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो इस कंडीशन को एक्सेसिव फायरिंग की वजह से पर्सन को या तो एपिलेप्सी या तो मैनिया या साइकोसिस हो सकता है। नॉर्मल सी में थोड़ा ज्यादा होता है, सेडेशन हिप्नोसिस में कम होता है। कोमा और एनेस्थेटिक स्टेज में कोई भी मूवमेंट नहीं होता न्यूरोट्रांसमीटर का। जब हम लोग ये कंडीशन को ट्रीट करते हैं तो हमारा कंडीशन यही होता है कि अगर किसी को एनेस्थेसिया या कोमा या सेडेशन है, उसको भी नॉर्मल कंडीशन में लाएं और नॉर्मल एक्सेसिव फायरिंग वाले कंडीशन वाले जो भी पेशेंट को एपिलेप्सी, मैनिया या साइकोसिस है, उनको भी हमें नॉर्मल की तरफ लेके आना है, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर का मूवमेंट रेगुलर हो सके, ना ज्यादा हो ना कम हो। उसी के रिलेटेड में पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, इसमें होता है कि हमारे बॉडी का कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थीसिया मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इंसान को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके स्टेजेस है एनाल्जेसिया, स्टेज 1, स्टेज 2 एक्साइटमेंट, स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया, स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस। तो स्टेज 1 में इंसान जगा हुआ होता है बट थोड़ा नींद में होता है। स्टेज 2 में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इर्रेगुलर ब्रीथिंग और सिंपैथेटिक सर्ज। ठीक है, मतलब वो कॉन्शियस नहीं है, उसको अपने बॉडी पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कम है, एक्साइट हो जाता है पर्सन। सर्जिकल एनेस्थीसिया इज द मेन कंडीशन जो उनको रिक्वायर्ड होता है, तो जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है उस समय रेस्पिरेशन रेगुलर होता है, मसल सारे रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अब एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने के दो रूट्स होते हैं। पहला इनहेलेशन और इंट्रावेनस। इसमें ड्रग्स होते हैं, इनहेलेशन में गैस के थ्रू हम पर्सन को सिडेट करते हैं, गैस या वेपर्स देके। इंट्रावेनस में आईवी इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकल एनेस्थीसिया। जैसा इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी रीजन, कोई भी बॉडी पार्ट के स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे हमें स्पेसिफिक बॉडी एरिया को हमें अगर ब्लॉक करना है, वहां पे न्यूरॉन्स का कोई भी एक्शन नहीं दिखाना है हमें, तो वहां पे हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। मेजरली ये क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से कोई भी सिग्नल्स जो होता है वो नर्व तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया का। सबसे पहले सिंपैथेटिक फंक्शन डिक्रीज होता है, फिर पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन का आपको फीलिंग नहीं आता है, फिर टच और प्रेशर का फीलिंग नहीं आता, फिर मोटर फंक्शन का
आपको फीलिंग नहीं आता है कि आप कोई भी उस पर मोटर एक्शन नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट यू हैव टेकन एनेस्थीसिया इन योर हैंड एंड यू वांट टू पिक योर हैंड अप, हाँ, तो आपका हाथ उठेगा नहीं। ठीक है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, मिमोनिक है, कि आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को कैसे पहचाने। तो अगर उसमें सिंगल आई है तो वो ईस्टर कैटेगरी के ड्रग है, अगर उसमें डबल आई है तो अमाइड कैटेगरी के ड्रग है। ठीक है। इसके टॉक्सिसिटी होती है। अब इसमें टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? सीजर्स। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है सेडेटिव और हिप्नोटिक। सेडेटिव मतलब क्या होता है कि पर्सन का एक्साइटमेंट ये कम हो जाता है, पर्सन काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो सोता नहीं है। हिप्नोटिक में क्या है, नेचुरल स्लीप जैसा सोता है, और ये स्लीप हम इंड्यूस करते हैं या फिर स्लीप को मेंटेन करते हैं, दोनों कंडीशन है। या तो हम किसी पर्सन को स्लीप इंड्यूस कर रहे हैं या तो उसके स्लीप को हम मेंटेन कर रहे हैं थ्रू ड्रग्स या कोई भी कंडीशन से, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से। तो उस कंडीशन को भी हिप्नोसिस ही कहते हैं, और जो कि हमें बाहर से देखने पे नेचुरल स्लीप लगता है। ठीक है। अब इसमें 3 तरह की ड्रग होती है, बार्बिचुरेट, बेंजोडायजेपिन और जेड ड्रग्स। ठीक है। ये तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और यूज क्या होता है। ठीक है। बार्बिचुरेट जनरल डिप्रेसेंट होते हैं और एग्जाम्पल है फेनोबार्बिटॉल। बेंजोडाइजिपिन वर्क ऑन अ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल हमारा इनहिबिटरी चैनल होता है बॉडी में, तो हम उसको ओपन करने से सारी कैल्शियम लूज हो जाती है और सेल डीपोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कामिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है। और पर्सन स्लीप के स्टेज में चला जाता है। जेड ड्रग से मतलब हुआ जोल्पिडेम और जोपिक्लोन। ठीक है। ये सेलेक्टिव, ये सिर्फ हिप्नोटिक के लिए होता है। हम अगले टॉपिक को देखते हैं, एंटी एंजाइटी। हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के जो भी ड्रग्स होते हैं इनका कंडीशन को हम इनको यूज करते हैं इनसोम्निया में, एंजाइटी में, किसी को एंजाइटी है तो हम वहां ड्रग दे सकते हैं, सीजर्स में, अल्कोहल विड्रॉल में, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन सडनली अल्कोहल छोड़ता है तो उसको बहुत तरह के मूड स्विंग्स या बॉडी बहुत ही एक्साइट या बहुत ही सडन डिप्रेस स्टेट्स आते हैं, तो उस समय हम बेंजोडाइजिपिन देके उनके चैनल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि वो एक्साइट भी ना हो और बहुत ज्यादा डिप्रेस भी ना हो। ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, एंटी एंजाइटी ड्रग्स या एंटी एंजियोलाइटिक्स। ठीक है। अब अब एंजाइटी होता क्या है? किसी भी पर्सन को बहुत ही जनरलाइज एंजाइटी, एंजाइटी 3 तरह के होते हैं, जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर या सोशल एंजाइटी। ठीक है। अब कोई भी पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कोई भी चीज को लेके, तो उसको एंजाइटी कहते हैं हम लोग। अब उनमें 3 तरह की, बेसिकली 3-4 तरह की ड्रग दी जाती है। फर्स्ट है बेंजोडाइजिपिन। ये एक्यूट केसेस में दी जाती है, एक्यूट या सीवियर केसेस में दी जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ ड्रग, जैसे अल्प्रोजम, डायazepam, लोराजिपम। ठीक है। ये ये एक्यूट या सीवियर कंडीशन में दी जाती है एंजाइटी के स्टेज में, ताकि पर्सन को रिलैक्स फील हो और वो अच्छे से सो पाए। दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग है बिग करके, मिमोनिक है, ब्यूसिपिरोन, आइसापिरोन, स्पापिरोन, जेपीपिरोन। तीसरी है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं ताकि ऑटोनोमिक
सिम्टम को कंट्रोल करें। अगर कोई भी पर्सन परेशान है तो उसको बार बार ट्रेमर्स आ सकते हैं, पैल्पिटेट हो सकता है, या फिर उसको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो हम वहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि वो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो, हम उसका ब्रीदिंग कंट्रोल्ड रहे। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेशन का कारण होता है लो सेरोटोनिन, या लो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, किसी कोई भी पर्सन डिप्रेस क्यों होता है, उसमें नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन के लेवल काफी कम हो जाते हैं, तो वो पर्सन डिप्रेस्ड हो जाता है। अब कौन कौन से क्लासेस ऑफ ड्रग्स से इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो पहला क्लास है SSRI। SSRI जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। सेकेंड इज SNRI, ये भी फर्स्ट लाइन है। थर्ड है TCA। फोर्थ इज MAOI, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये कैसे वर्क करती है, सेरोटोनिन के लेवल को अप करती है। SNRI भी सेरोटोनिन रीअपटेक को ब्लॉक करती है और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। TCA रीअपटेक को ब्लॉक करती है, नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करती है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करती, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग पूछेंगे तो ये दोनों, TCA सेकेंड लाइन और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये थर्ड लाइन ड्रग है। अब ड्रग क्लासेस TCA एमिट्रिप्टिलिन कैन बी यूज्ड, बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, कार्डियोटॉक्सिक बहुत ज़्यादा होता है। SSRI फ्लुक्साजेंटिन is selective 5-HT blockers, first line for safety. Monoamine inhibitors block the breakdown of enzyme. अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। जो भी ड्रग्स होते हैं उनका कंडीशन यही है, उनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाना है या नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाना है। इसके लिए उनके रीअपटेक का पंप को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर उनके रीअपटेक चैनल्स में जो होते हैं उनको, या फिर जो भी एंजाइम्स होती है जो इनको ब्रेक डाउन करती है नॉरएपिनेफ्रिन को, उनको भी डीएक्टिवेट कर देते हैं, या फिर उनको भी कैटाबलाइज कर देते हैं ताकि इनका रीअपटेक या फिर ब्रेकडाउन जल्दी ना हो पाए और इन दोनों का लेवल काफी इंक्रीज हो। तो हम इस तरीके से डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी साइकोटिक। साइकोसिस में क्या होता है, डिल्यूजन में कोई भी पर्सन, साइकोसिस क्या मतलब पागल, मतलब उसको कुछ ज्यादा ही दिख रहा है या फिर बहुत जो कंडीशन होती भी नहीं वो भी दिखने लगती है। ठीक है, तो ये होता क्या है, डिल्यूजन या हेलुसिनेशन। मेन दो ही पॉइंट आपको याद रखना है, अगर पर्सन डिल्यूजन में होगा या हेलुसिनेशन में होगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सिम्टम होते हैं या नेगेटिव सिम्टम होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन हाई डोपामिन की वजह से होता है। उनको रियलिटी की कोई खबर नहीं होती कि उनको मतलब देश दुनिया में क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं होता है। या तो पर्सन को नेगेटिव सिम्टम होंगे, उनको एपैथी फील होगा, उनको विड्रॉल फील होगा, फ्लैटन फील होगा। ये मतलब कि उसको बहुत ही आइसोलेटेड फील होगा, एक कम्युनिटी में उसको लगेगा कि कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोग। या तो बहुत फ्लैटेंड फील होगा, मतलब उसमें कोई हाईज कोई लोज नहीं होंगे, मतलब उसको एकदम नॉर्मली फील होगा, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगा, कोई सिचुएशन नहीं रहेगा। तो ये दोनों, या तो पॉजिटिव फीलिंग भी होना साइकोसिस की निशानी है, या फिर नेगेटिव सिम्टम भी होना साइकोसिस की निशानी है। ठीक है, ये इसके मेन पैथोफिजियोलॉजी है।
अब इसके फार्माकोलॉजी को देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दो तरीके के होते हैं, टिपिकल, एक एटिपिकल। टिपिकल होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं, एटिपिकल सेकेंड जनरेशन। इनका काम होता है D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना। और इनका एटिपिकल का होता है D2 के साथ ब्लॉक D2 प्लस 5H2 5HT2 को भी ब्लॉक करते हैं। तो ये देखो, दे टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग दे टारगेट टू ब्लॉक D2 रिसेप्टर। एग्जाम्पल हो गए क्लोरप्रोमेजिन, हेलिपेरिडोल। इफेक्ट गुड फॉर पॉजिटिव सिम्टम, जिसको पॉजिटिव सिम्टम होते हैं उनके लिए अच्छा है। रिस्क क्या क्या है, एक्स्ट्रा पैरामिडियल सिम्टम होते हैं, या डिस्केनेशिया होती है, मतलब मसल की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का टारगेट होता है 5HT2 D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज, मतलब दोनों ही रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। एजेंट इसके ड्रग्स कौन कौन है, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजेपिन। ये किसको ट्रीट करने के लिए, तो नेगेटिव सिम्टम को ट्रीट करने के लिए। अब इसमें रिस्क क्या क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वेट गेन है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है, मतलब जो भी हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, उनका ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मैनिया एंड बाइपोलर। तो मैनिया मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन का मूड बहुत एलिवेटेड है या बहुत ही हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव है तो उसको मैनियक कहते हैं, या बहुत इम्पल्सिव है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी पर्सन को ये सिम्टम है मैनियक का, तो हम उसको लिथियम देते हैं। हमारी ड्रग ऑफ चॉइस मैनियक में लिथियम है। ठीक है, अब उसको काम क्या होता है कि उसका काम ये होता है कि जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के रिसेप्टर होते हैं, उनको स्टेबलाइज करती है। ठीक है, मूड को स्टेबलाइज करने की काम करती है। अब नेक्स्ट है डिप्रेशन। तो मैनिया और बाइपोलर, अगर बाइपोलर में क्या होता है कि पर्सन को दोनों फेजेस हैं, मतलब कभी वो मैनियक जैसा एक्ट करेगा, मतलब बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और डिप्रेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन बहुत जल्दी जल्दी स्विच करती है, या फिर कभी उस पर्सन में तो बहुत जल्दी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उनको हम पहला थेरेपेटिक एजेंट देते हैं जो लिथियम होता है, ड्रग ऑफ चॉइस हमारी लिथियम होती है। दूसरा एंटी कन्वल्जेंट होते हैं, तीसरा एंटीसाइकोटिक होती है। तो मूड स्टेबलाइजर में लिथियम के साथ साथ हम वेलप्रोइड देते हैं, या कार्बामेजेपिन देते हैं एंटी कन्वल्जेंट, या तो लेमोट्रीन देते हैं डिप्रेशन के लिए, या ओलेंजेपिन देते हैं, मतलब बहुत सारी ड्रग्स हैं। लास्ट टॉपिक है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एपिलेप्सी क्या होता है कि मतलब इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज। मतलब कोई न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन का एंड है, तो वो न्यूरॉन से बहुत ही एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आयंस का डिस्चार्ज होना, अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अगर उसकी ब्रेन की एक्टिविटी, जब आयंस ही उसके अनकंट्रोल्ड होंगे, तो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी ही अनकंट्रोल होगी। ठीक है, दो तरह के सीजर्स होते हैं, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर में भी दो तरह के होते हैं, सिंपल सीजर और कॉम्प्लेक्स सीजर। जनरलाइज्ड भी दो तरीके के होते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजन और एब्सेंट सीजन, जिसको
टोनिक क्लोनिक को ग्रैंड मैल सीजर भी कहते हैं, एब्सेंट सीजर को पेटिट मैल सीजर भी कहते हैं। ठीक है। जनरलाइज्ड मीन्स फुल ब्रेन, पूरे बॉडी में, मतलब पूरे ब्रेन इससे इफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में ये इफेक्ट दिखता है। पार्शियल इज लाइक कि ब्रेन का एक हिस्सा, एक पार्ट, जिस पार्ट में आयन का मूवमेंट इरेगुलर होगा, उस लोकेशन में आपको इफेक्ट दिखेगा। सपोज इफ अ पर्सन इज हैविंग अ इरेगुलर मूवमेंट इन अ ओसिपिटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह पे आपको दिखेंगे चेंजेस। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं? फेनेटोइन, कार्बामेजिपिन, लेमेट्रोविन। तो हमारे 3 आयन चैनल मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पूरे ब्रेन में। पहले होता है सोडियम चैनल, दूसरा कैल्शियम चैनल, तीसरा गावा या क्लोराइड चैनल। तो हम हर तरह का ड्रग है हमारे पास, ताकि हर एक आयन चैनल को रेगुलेट किया जा सके। पहले सोडियम चैनल के लिए हमारे पास फेनेटोइन होते हैं जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। दूसरी ड्रग होती है हमारे इथोसक्सीमाइड जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, ताकि आयंस का इरेगुलर फायरिंग ना हो पाए। तीसरा फेनोबार्बिटल या बेंजोडाइजिपिन या वेलप्रोइड क्लास की ड्रग्स सारी हमारी गावा चैनल को रेगुलेट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोराइड के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाना, या न्यूरॉन्स की डीजनरेशन होने की वजह से कोई भी डिजीज हो रहा है तो उसको न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज कहते हैं। जैसे पार्किंसन है, पार्किंसन इज लॉस ऑफ डोपामिन। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इम्बैलेंस, लो डोपामिन वर्सेस हाई एसिटाइल कोलिन। डोपामिन कम है, एसीएच ज्यादा है, इस कंडीशन को पार्किंसन कहते हैं। ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है इसके, मतलब आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे किसी को पार्किंसन है? पहला है ट्रेमर होगा, रिजिडिटी होगी, एकिनेसिया होगा या पोस्चरल इनस्टेबिलिटी होगी। तो इसको निमोनिक से हम याद रख सकते हैं, TRAP, ट्रेमर, रिजिडिटी, एकिनेसिया, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। और इसमें ड्रग्स कौन कौन से देंगे हम? ड्रग्स लिवोडोपा देंगे या डोपा एगोनिस्ट देंगे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। लिवोडोपा डोपा कार्बोक्सिलेज की मदद से डोपामिन बनाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डोपामिन का कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ेगा, और दिस विल हेल्प अस टू क्योर द पार्किंसन सिम्टम। पहला ये है। दूसरा डोपामिन एगोनिस्ट देंगे। डोपामिन एगोनिस्ट क्या काम करेंगे, डायरेक्ट D1 या D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उनकी स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेंगे, और दिस विल आल्सो हेल्प अस टू ट्रीट द पार्किंसन। अगला डिजीज है अल्जाइमर। ठीक है। अल्जाइमर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन इन कॉर्टेक्स एंड हिपोकैम्पस रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूरॉन्स, पिछले में था कि न्यूरॉन्स की डिजनरेशन हो रही है और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है डोपामिन या एसिटाइल कोलिन के लेवल में। ठीक है। लेकिन जो अल्जाइमर है वो टोटली डिपेंड करता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, या हम कह सकते हैं एसिटाइल कोलिन के लेवल पे। इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहला तो बीटा एमिलाइड प्रोटीन। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन MCQ कि विच ऑफ द प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्जाइमर डिजीज। तो हमें याद रखना कि बीटा एमिलाइड एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्रेन्स में एक्ट करती है, न्यूरॉन्स के बीच में क्लम्प कर देती है, और दिस इज पहला कंडीशन ये है। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, न्यूरॉन्स के अंदर ही अंदर टैंगल्स इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, और मूवमेंट मीन्स उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का मूवमेंट कम हो जाता है। और ये क्यों होता है? टॉप प्रोटीन की वजह से। टॉप प्रोटीन्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में, वो एक दूसरे के साथ क्लम्प फॉर्म करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन न्यूरॉन्स।
तो इस डिक्रीज के होने की वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो उस पेशेंट को अल्जाइमर हो जाता है. दैट्स हाउ पर्सन कैन नॉट स्टार्ट रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स और बेसिक नॉलेज ऑफ दैट. आउटकम क्या होता है इसका? मेमोरी लॉस हो जाता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, वेजिटेटिव स्टेट हो जाता है. द पर्सन इज वेरी डल इन ऑल दैट. और ये इसके प्रोग्रेशन को क्योर नहीं किया जा सकता है. अगर किसी को अल्जाइमर हो चुका है उसका क्योर नहीं हो सकता है, उनका प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, मतलब उसको आगे और नुकसान ना हो ब्रेन को, उसको रोका जा सकता है, बट इसको क्योर नहीं किया जा सकता है अल्जाइमर को. ठीक है, इसमें दो तरह की ड्रग होती है इसको ट्रीट करने के लिए. मेन हमें इसमें ट्रीटमेंट के दो ऑप्शन होते हैं, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर या NMDA एंटागोनिस्ट. इसका एग्जांपल है मेमाटिनिन. कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर डोनेपाजिल, विवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन. इनका एक्शन होता है कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करना. NMDA रिसेप्टर्स ब्लॉकर ये क्या करते हैं? ग्लूटामेट को ब्लॉक करते हैं. And this act as a neuroprotective. अगला टॉपिक है एनाल्जेसिक. ठीक है, एनाल्जेसिक मीन्स हम लोग को सबको पता है कि एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर. हम एनाल्जेसिक कब लेते हैं? जब पेन होता है तो हम पेन को ट्रीट करने के लिए दो तरह के कर सकते हैं. पेन मैनेजमेंट कैन बी डन बाय टू वेज. ठीक है, या तो नार्कोटिक पेन किलर ले सकते हैं या नॉन नार्कोटिक. नार्कोटिक में ओपियोइड कैटेगरी के ड्रग्स ले सकते हैं, नॉन नार्कोटिक में NSAID. ठीक है, अब नार्कोटिक कैटेगरी के ड्रग्स काम करते हैं म्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर पे. म्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर ये CNS में होते हैं और इसके एग्जाम्पल होते हैं मॉर्फिन, फेनेटाइल, कोडीन. ठीक है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे नसेड्स होते हैं NSAID, ये करते हैं कॉक्स इनहिबिटर्स की जैसे. ठीक है, दिस ब्लॉक द COX-1 एंजाइम या COX-2 एंजाइम को ब्लॉक करते हैं. दैट्स हाउ वी गेट रिलीफ फ्रॉम पेन. अब ये लास्ट में समरी के तौर पे हम देखेंगे, मतलब कैसे हमने पढ़ा है. कैसे एनेस्थीसिया कंडीशन होती है लोकल या जनरल एनेस्थीसिया होती है जिसमें कि पर्सन का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, मतलब उसे सेंसेशन या टच फीलिंग या कोई भी फील या मोटर मूवमेंट उसको नहीं कर पाता पेशेंट. मैकेनिज्म क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉक या गावा गावा चैनल को बहुत ही एक्टिव कर देना. क्लिनिकल आउटकम क्या है? साइलेंस या लॉस ऑफ सेंसेशन. सेडेटिव हिप्नोटिक्स हमारी बॉडी को काम या रिलैक्स करती है. ये कैसे करती है? तो गावा चैनल्स को ब्लॉक करके या मॉड्यूलेट करके.
तीसरी है एंटीसाइकोटिक ड्रग, जो कि हेलुसिनेशन को कम करती है। कैसे करती है? डोपामिन चैनल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डोपामिन का मूवमेंट, तो हम डोपामिन के चैनल्स, एंटी डोपामिन ड्रग देते हैं और वो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है? हमारे मूड को एलिवेट करती है। कैसे करती है? मोनोअमाइन के रिएप्टेज को ब्लॉक करती है। एंटी इलेक्ट्रिक ड्रग हमारी क्या करती है? न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करती है। कैसे करती है? सोडियम या कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके। ओपॉइड्स क्या करते हैं? हमारे पेन रिलीफ देते हैं। कैसे करते हैं? म्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर को ब्लॉक करके। तो ये था यूनिट 3 का बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां से मिल जाएगा।